सुरक्षित करना है और ऐसे अधिकारों तक आने वाली पहुंच में जो बाधाएं हैं, जो हर्डल्स हैं, उन्हें समाप्त करना है। तीसरा जो ऑब्जेक्ट है, जो जनरल ऑब्जेक्ट हमने निकाला है, वो पहला ऑब्जेक्ट तो ये है कि देखिए आईपीसी 1860 जो है वो पुरानी हो गई थी, उसे रिप्लेस करना था, उसे हटाना था। दूसरी बात, जो अरेंजमेंट था ऑफेंसेस का, उनके पनिशमेंट का, वो अलग था। यहाँ पर बीएनएस में हमें उसे प्रॉपर तरीके से अरेंज करना था, सुव्यवस्थित करना था। वुमेन्स के, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो ऑफेंस हो रहे हैं, उन्हें हमें जो है प्रायोरिटी पे लेना था। जो ऑफेंस अगेंस्ट द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के जो चल रहा था, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, उन्हें हमें प्रायोरिटी पे लेना था। जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो संगठित अपराध हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है निपटाना था। और साथ ही साथ जो एलजीबीटी लोग हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित करना। ये सारे ऑब्जेक्ट रखते हुए एक आईपीसी को समाप्त करके बीएनएस को लाया गया और बीएनएस जो है 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल कर दिया गया। सिवाय एक सेक्शन के नोटिफिकेशन में एक चीज डाली गई कि 106 क्लोज टू, जिसमें हिट एंड रन केस जिसे आप कहते हैं, जिसमें ड्राइवर ने विरोध किया कि भाई जो है 10 साल का, कि अगर किसी की डेथ हो जाए एक्सीडेंट में, कोई रैश ड्राइविंग या नेग्लिजेंस से ड्राइविंग होती है और उसमें किसी की डेथ हो जाए, तो फिर या तो आप मजिस्ट्रेट को या पुलिस को जो है इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज अगर वहां से चले जाते हैं तो 10 ईयर का सेंटेंस। वो जो पोर्शन था उसे रोकते हुए उसे कहा गया कि ये अभी लागू नहीं होगा, उस पर अमेंड होगा या बाद में लागू होगा, लेकिन बाकी को 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल कर दिया। अब जो दूसरा जो पोर्शन है, ये तो था एक हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया। अब हम बीएनएस को देखते हैं कि बीएनएस के देखिए यहां पर जब बीएनएस लाया गया तो उसमें टोटल जो चैप्टर रखे गए वो 20 रखे गए और जो सेक्शन रखे गए वो 358, जबकि आईपीसी के अंदर का चैप्टर थे 23 और सेक्शन थे 511। तो वहां पर एक ऐसा दिखाई पड़ा कि भाई ये तो जो है बड़ा आसान हो गया और जो है इससे जो है बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए, बहुत सारे सेक्शन समाप्त कर दिए, अब तो जो है बहुत इजी हो गया, आसान हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए आप देखेंगे कि देखिए सेक्शंस तो कम जरूर हुए हैं, चैप्टर्स तो जरूर कम हुए हैं, लेकिन उन सेक्शंस को, जो सेक्शन है उनमें क्लब करके प्रोसेस में डाल दिया गया, उन्हें प्रोसेस में डाल दिया गया। और वो कैसे डाला गया उसे मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब बीएनएस लाया गया तो उससे क्या चेंजिंग आई और क्यों मुख्य रूप से हम इसे लाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि जो एक पोर्शन है अडल्ट, जिससे पहले आप आईपीसी 497 के अंतर्गत देखते थे, तो वहां पर आपने देखा कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया और यहां तक कहा गया कि देखिए वाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। यहां पर एक नया जो है व्यू आ गया, एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न। दूसरा पोर्शन देखते हैं। एक पोर्शन था कि अभी जेंडर के अंतर्गत ही और शी था। ही और शी का मतलब ये तो पुरुष हो गया या महिला होगा। एक केस आया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां से आपने कहा कि ही और शी के साथ साथ आर्टिकल नंबर 21 का जो राइट मिलेगा वो ट्रांसजेंडर को, जिसे आप थर्ड जेंडर कहते हैं, उसकी भी अपनी आइडेंटिटी है, उसका भी राइट मिलना चाहिए। या तो आप पुरुष में काउंट कर रहे हैं, महिला में काउंट कर रहे हैं, तो ये भी एक जो है प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो सेक्शन नंबर 124 ए, जिसे आप सेडिशन कहते हैं, राजद्रोह कहते हैं, उस पोर्शन पर लगातार विरोध चल रहा था कि देखिए जब आजादी से पहले 1860 में आईपीसी बनी थी तो वो इसलिए लाया गया था प्रोविजन जिससे जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बोल ना सके, इसलिए लाया गया था। तो अब सेडिशन को हटाना चाहिए, गलत तरीके से लाया गया है। ये पोर्शन लगातार उस पर जो है डिस्प्यूट जो है वो चल रहा था। तीसरा पोर्शन एक सेक्शन जो है 303, जिसे मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया और वो कोई जो है अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसे जो है वो मर्डर कर देता है तो उसे जो है मृत्यु दंड ही मिलेगा। उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था कि आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन है, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 309 जिसमें जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का पोर्शन था, जिस पर लगातार जो है पीरत्याम का केस आया, ज्ञानगोर का केस आया। कभी कहा गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड है, कभी कहा गया कि नहीं, राइट टू जो है डाई जो है वो इंक्लूड नहीं है, राइट टू लाइफ का मतलब जो है केवल जो है डिग्निटीफुल लाइफ ही होगा। तो यहाँ पर ये कई सारे डिस्प्यूट ऐसे अराइज हो रहे थे, इन सब को समाप्त करना भी जरूरी था और बीएनएस के अंतर्गत इन सब को आपने हटा दिया। अब आप देखेंगे ना, आपको अडल्ट्री दिखाई पड़ेगा,
ना आपको सेडिशन दिखाई पड़ेगा, ना आपको अननेचुरल लस्ट। जिसे आप नवतेज सिंह जौहर के केस में आपने कहा कि अगर कोई अडल्ट है और जिसे आप अननेचुरल लस्ट के रूप में देख रहे हैं, जिसे सेक्सुअल चॉइस का जो राइट है उसे कहीं ना कहीं आप जो है वोलेट कर रहे हैं, तो उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। तो इसलिए अब ये वाला पोर्शन भी अगर कोई अडल्ट है और वो आपसी सहमति से जो है इस तरह कार्य करते हैं, तो फिर वहां पर कहा गया कि वो नो ऑफेंसिव कर जाएगा। तो ये सारे के सारे पोर्शन आपने अब हटा दिए। अब अडल्ट में आपको नहीं मिलेगा, अननेचुरल लस्ट सेक्शन नंबर 377 जो पहले था किसी में वो अब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। 124A जो आपको सेडिशन का पोर्शन था वो अब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। सेक्शन नंबर 309 जिसमें आप जो है अटेम्प्ट टू सुसाइड का पोर्शन देखते थे, अब वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सारे पोर्शन आपने जो है रखे। ये चीजें थी जो आपको हटानी जरूरी थी, जिन पे जो है वो लगातार केस चल रहे थे, डिस्प्यूट राइज हो रहे थे और एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। अब एक दूसरा पोर्शन ये है कि फिर नया क्या किया। अगर मान लीजिए चलिए ने हटा दिया तो फिर नया क्या पोर्शन आया। अब पहला पोर्शन ये है कि देखिए सबसे पहला आप देखेंगे कि आईपीसी का आप नाम लेंगे तो इंडियन पेनल कोड था, आपने यहां रखा बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसका मतलब साफ है कि यहां पर पैनल का काम नहीं केवल दंड देने का काम नहीं बल्कि न्याय भी होगा, है ना। जस्टिस इसके नाम से आपको जो है आपको आइडेंटिफाई कराया, आपको पहचान कराई कि नाम है भारतीय न्याय संहिता। दूसरा जो पोर्शन है हम देखते थे कि आईपीसी के अंतर्गत सबसे बड़ा एक जो सेक्शन नंबर 53 हम देखते थे वहां पर पनिशमेंट आपको दिखाई पड़ते थे, और पनिशमेंट में हम देखते थे कि वहां पर एक आपके पास कैपिटल पनिशमेंट है, दूसरा आपके पास वहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट है, तीसरा जो आपका पनिशमेंट था वो ट्रांसपोर्टेशन जिसे आप आजीवन निर्वासन कहते हैं, उसे आप 1949 से समाप्त कर चुके थे, लेकिन वो नंबरिंग में बना हुआ था। साथ ही साथ इंप्रिजमेंट था जिसे आप रिग्रेस इंप्रिजमेंट, सिंपल इंप्रिजमेंट के रूप में देख रहे थे। फिर जो है फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और साथ ही साथ फाइन, ये आपके पोर्शन थे। जब हम कंपटीशन की लाइन में हम जाते हैं तो कई बार ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम नंबरिंग में कौन से लगाएं, क्या ट्रांसपोर्टेशन को इसमें काउंट करें ना करें, यहाँ पर काउंटिंग में तो अभी लिखा हुआ है। सारा पोर्शन आपने समाप्त। एक नया सेंटेंस यहाँ पर एक पोर्शन रखा, सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट को रखा, और पनिशमेंट के अंतर्गत कैपिटल पनिशमेंट को बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पहले से जो है जिसको मृत्युदंड कहते हैं वो संवैधानिक घोषित किया गया था। हाँ, एक डायरेक्शन जरूर दी गई थी कि डेथ सेंटेंस को रेयर टू रेयरेस्ट मामले में ही दिया जाना चाहिए, केवल जघन्यतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। तो वो वाला पोर्शन यहाँ भी रखा हुआ है, कैपिटल पनिशमेंट यहाँ भी रखा, लाइफ इंप्रिजमेंट यहाँ भी रखा, इंप्रिजमेंट जो है रिप्लेस फॉर द सिंबल यहाँ भी रखा, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ भी रखा, फाइन यहाँ भी रखा, और एक नया सेंटेंस लेकर आए कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, हालांकि कम्युनिटी सर्विस को बीएनएस के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया, और किसी सेक्शन में ये तो जरूर बताया कि कहां मिलेगा। जब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 303 क्लोज 2 के साथ हम वहां पर देखेंगे पनिशमेंट में कि अगर 5000 रुपए से कम की आप जो है संपत्ति की चोरी करते हैं और वो संपत्ति या तो जो है रिकवर हो जाती है या आप उसका पैसा वापस कर देते हैं, तो फिर कोर्ट जो है आपको कम्युनिटी सर्विस के पनिशमेंट से पनिश कर सकता है, और यहाँ पर वो डायरेक्शन दे सकता है कि आपकी कम्युनिटी की जो है सेवा करेंगे और एज ए पनिशमेंट करेंगे। उसका कोई रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई मजदूरी, कोई जो है परिश्रमिक आपको नहीं मिलेगा। तो एक ये नया दंड जो आप लेकर आए कि जब कन्विक्शन के बाद जो है एक आपको डायरेक्शन दी जा सकती है कि एक कम्युनिटी की आप सेवा करिए, सर्व करिए, उसके लिए आपको मिलेगा कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं मिलेगा, उसे आप नॉर्मली कम्युनिटी सर्विस का जो पोर्शन आप कहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा जो पोर्शन हमने रखा कि देखिए ये जो पनिशमेंट है ये एक नया पोर्शन लेकर आए। दूसरा जो पोर्शन हम देख रहे थे कि भाई मर्डर का प्रोविजन पहले भी था, ऐसा अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। मर्डर का प्रोविजन पहले भी था, बस पहले सेक्शन नंबर 325 था मर्डर, 302 उसका पनिशमेंट होता था। अच्छा, एक चीज इससे और भी चीजें क्लियर हो गई हैं। जब बहुत सारे लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं, यंग्स हैं, और वो तैयारी भी करते हैं, वो कचहरी में भी आते हैं, जब हम लोग सीनियर के पास आते हैं या जो है कोई क्लाइंट आ जाता है हमारे पास, जब हम जूनियर होते हैं, तो हमारे से पूछा जाता है कोई जो है बताना थेफ्ट कहाँ है, जो इवेंट था ऑफेंसेस का, उनके पनिशमेंट का वो अलग अलग था। यहाँ पर बीएनएस में हमें उसे प्रॉपर तरीके से अरेंज करना था, सुव्यवस्थित करना था। वुमेन्स के, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो ऑफेंस हो रहे हैं उन्हें हमें जो है प्रायोरिटी लेना था। जो ऑफेंस अगेंस्ट द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया के जो चल रहा था, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, उन्हें हमें प्रायोरिटी पर लेना था। जो आतंकवादी की गतिविधियां हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो संगठित अपराध हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है निपटाना था। और साथ ही साथ जो एलजीबीटी लोग हैं उनके अधिकारों को स्टेट को या पुलिस को जो है इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज अगर वहां से चले जाते हैं तो 10 ईयर का सेंटेंस, वो जो पोर्शन था उसे
है कि अभी लागू नहीं होगा, उस पर अमेंड होगा या बाद में लागू होगा, लेकिन बाकी को 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल कर दिया गया। अब जो दूसरा जो पोर्शन है, ये तो था एक हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया। अब हम बीएनएस को देखते हैं कि बीएनएस के देखिए यहां पर जब बीएनएस लाया गया तो उसमें टोटल जो चैप्टर रखे गए वो 20 रखे गए और जो सेक्शन रखे गए वो 358 जबकि आईपीसी के अंदर चैप्टर थे 23 और सेक्शन थे 511। तो वहां पर एक ऐसा दिखाई पड़ा कि भाई ये तो जो है बड़ा आसान हो गया और जो है इससे जो है बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए, बहुत सारे सेक्शन समाप्त कर दिए, अब तो जो है बहुत इजी हो गया, आसान हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए आप देखेंगे कि देखिए सेक्शंस तो कम जरूर हुए हैं, चैप्टर्स तो जरूर कम हुए हैं, लेकिन उन सेक्शंस को जो सेक्शन है उन्हें क्लब करके कोर्सेज में डाल दिया गया, उन्हें कोर्स में डाल दिया गया। और वो कैसे डाला गया उसे मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब बीएनएस लाया गया तो उससे क्या चेंजिंग आई और क्यों मुख्य रूप से हम इसे लाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि जो एक पोर्शन है अडल्टहुड, जिसे पहले आप आईपीसी 497 के अंतर्गत देखते थे, तो वहां पर आपने देखा कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। और यहां तक कहा गया कि देखिए वाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। यहां पर एक नया जो है व्यू आ गया, एक कंट्राडिक्शन होगा। दूसरा पोर्शन देखते हैं। एक पोर्शन था कि अभी जेंडर के अंतर्गत ही और शी था। ही और शी का मतलब ये तो पुरुष होगा या महिला होगा। एक केस आया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां से आपने कहा कि ही और शी के साथ साथ आर्टिकल नंबर 21 का जो राइट मिलेगा वो ट्रांसजेंडर को, जिसे आप थर्ड जेंडर कहते हैं, उसकी भी अपनी आइडेंटिटी है, उसका भी राइट मिलना चाहिए। या तो आप पुरुष में काउंट कर रहे हैं या महिला में काउंट कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको दिखाई देती है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो सेक्शन नंबर 124 ए जिसे आप सेडिशन कहते हैं, राजद्रोह कहते हैं, उस पोर्शन पर लगातार विरोध चल रहा था कि देखिए जब आजादी से पहले 1860 में आईपीसी बनी थी तो वो इसलिए लाया गया था प्रोविजन जिससे जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बोल ना सके, इसलिए लाया गया था। तो अब सेक्शन को हटाना चाहिए, गलत तरीके से लाया गया है। ये पोर्शन लगातार उस पर जो है डिस्प्यूट जो है वो चल रहा था। तीसरा पोर्शन एक सेक्शन जो है 303 जिसे बिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया गया और वो कोई जो है अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसे जो है वो मर्डर कर देता है तो उसे जो है मृत्यु दंड ही मिलेगा। उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 309 जिसमें जो अटेम्प्ट टू सुसाइड का पोर्शन था, जिस पर लगातार जो है पी रतिराम का केस आया, ज्ञानगोर का केस आया। कभी कहा गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड है, कभी कहा गया कि नहीं राइट टू जो है डाई जो है वो इंक्लूड नहीं है, राइट टू लाइफ का मतलब जो है केवल जो है डिग्निटीफुल लाइफ ही होगा। तो यहाँ पर ये कई सारे डिस्प्यूट ऐसे अराइज हो रहे थे, इन सब को समाप्त करना भी जरूरी था और बीएनएस के अंतर्गत इन सब को आपने हटा दिया। अब आप देखेंगे ना आपको अडल्ट्री दिखाई पड़ेगा ना आपको सेडिशन दिखाई साथ फाइन, ये आपके पोर्शन थे। जब हम कंपटीशन की लाइन में हम जाते हैं तो कई बार ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम नंबरिंग में कौन से लगाएं, क्या ट्रांसपोर्टेशन को इसमें काउंट करें ना करें, यहाँ पर काउंटिंग में कभी लिखा हुआ है, सारा पोर्शन आपने समाप्त कर दिया। एक नया सेंटेंस यहाँ पर एक पोर्शन रखा, सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट को रखा और पनिशमेंट के अंतर्गत कैपिटल पनिशमेंट को बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पहले से जो है जिसे मृत्युदंड कहते हैं वो संवैधानिक घोषित किया गया था। हाँ, एक डायरेक्शन जरूर दी गई थी कि डेथ सेंटेंस को एक नया पोर्शन लेता है। दूसरा जो पोर्शन दे रहे थे कि भाई मर्डर का प्रोविजन पहले भी था, ऐसा अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। मर्डर का प्रोविजन पहले भी था, बस पहले सेक्शन नंबर 325 था मर्डर, 302 में उसका पनिशमेंट होता था। अच्छा, एक चीज इससे और भी चीजें क्लियर हो रही हैं। जब बहुत सारे लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं, यंग्स हैं और वो तैयारी भी करते हैं, वो कचहरी में भी आते हैं, जब हम लोग सीनियर के पास आते हैं या जो है कोई क्लाइंट आ जाता है हमारे पास, जब हम जूनियर होते हैं तो हमारे से पूछा जाता है भाई जो है बताना थेफ्ट करने के लिए तैयार करे, तुमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम तो जो है दो समस्याएं एक बड़ी जो है क्रिएट हो रही थी। अगर आप कंपटीशन की लाइन में जाते हैं, आप एचडीएफ पीसीएच का एग्जाम देते हैं तो आपको एसेंशियल एलिमेंट देने जरूरी है, डेफिनेशन देनी जरूरी है। तो अब ये समस्या नहीं आएगी, कोई सीनियर पूछेगा कि थेफ्ट कहां है तो हम 303 में बताएंगे तो पनिशमेंट भी 303 में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंफ्यूजन वाला पोर्शन जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा जो पोर्शन है कि देखिए नंबर 1 कम्युनिटी सर्विस एक नया पोर्शन आया। दूसरा जो पोर्शन आया जिसे आप कहते हैं मॉब लिंचिंग।
कई बार कहा गया कि 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह, एक ग्रुप जो है वो मर्डर करता है संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी तरीके से है तो वो मर्डर, और मर्डर के पनिशमेंट में ही रखा गया। ऐसा नहीं है कि अलग रखा गया हो। सेक्शन नंबर 103 के अंतर्गत मर्डर के पनिशमेंट में ही रखा गया, लेकिन साथ ही साथ जो है उसका अलग से एक पनिशमेंट का पोर्शन किया गया। तो मॉब लिंचिंग वाला पोर्शन पहले आईपीसी में नहीं था, वो पोर्शन यहाँ पर अलग से लाया गया। साथ ही साथ आपने फिर जो है आगे बढ़े तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे कि जो पहला कंडीशन थी जिसमें आप जो है पनिशमेंट की बात करते थे, अगर किसी व्यक्ति पे फाइन इम्पोज होता था केवल, और वो फाइन को डिफॉल्ट कर देता, वो नहीं जमा कर रहा है, तो वहां पर पनिशमेंट का एक पोर्शन आपने रखा हुआ था कि अगर आप 50 रुपए तक है तो फिर जो है आप जो है वो 2 महीने का जो है सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकता है, 50 रुपीज से 100 तक है तो 4 मंथ का हो सकता है, 100 से ज्यादा है तो 6 मंथ का हो सकता है। ये चेंज कर दिया गया। अब आपने कहा कि देखिए यहाँ पर अगर आप फाइन का और या कम्युनिटी सर्विस का आप डिफॉल्ट कर दिया तो फिर कैसे कार्रवाई करेंगे? मान लीजिए कोई जो है वो जो है देश की जो है संप्रभुता, एकता, अखंडता में जो है कोई बात करेगा, कोई इस तरह की चीजें करेगा, तो फिर कैसे कार्य करेंगे? तो उसके लिए लगभग लैंग्वेज हल्की बदल दी, लेकिन सिमिलर रूप में जो है एक पोर्शन रखा जिसका नाम रखा सेक्शन नंबर 152 152। सेक्शन नंबर 152 के अंतर्गत ये पोर्शन भी आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से रखा। तो ये तो पोर्शन आपने ऐसे देखे जो नए पोर्शन जो है प्रॉपर तरीके से। एक नया पोर्शन ये है कि कई बार जो है वो चोरी के अंतर्गत जो है वो झपट्टा मार के जो है भाग गया, किसी ने कहा मेरे से तो एकदम आया अचानक में, एकदम जो है चेन खींची भाग गया, जिसे आप नॉर्मली झपटमारी कहते हैं, जिसे आप स्नैचिंग कहते हैं, उसे आप एक नए ऑफेंस के रूप में लेके आगे, और चोरी के बाद जो है वो आप जो है सेक्शन नंबर 404 के अंतर्गत जो है 404 में आपने स्नैचिंग के प्रोविजन को जो है शामिल किया, उसकी डेफिनेशन, उसका पनिशमेंट, पूरा पोर्शन वहां पर शामिल कर दिया। तो ये तो कुछ ऐसे पोर्शन थे इंपॉर्टेंट जो नए तरीके से आए और कुछ चीजें हटाई गई। अब दूसरा पोर्शन पे मैं आना चाह रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन है कि जी इसे कैसे करें। आईपीसी तो हमारे याद था, अब ये याद नहीं हो पा रहा है, या इसका जो है कैसे क्या सॉर्ट आउट है, कितना जो है वहां पर आप सेक्शन नंबर 1 के साथ आप देखेंगे नेम एक्सटेंड, चैप्टर सेक्शन नंबर 2 के साथ आप इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन देखते थे, सेक्शन नंबर 3 के साथ आप डील करते थे इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन को, सेक्शन नंबर 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को जो है का प्रोविजन था, और सेक्शन नंबर 5 के साथ था आपका जो स्पेशल लॉज हैं उन्हें जो है वो एग्जाम किया गया था, उन्हें जो है छूट दी गई थी, वो अपना काम कर सकते। अब ये सेक्शन कैसे तय किया? आइए बीएनएस में सेक्शन नंबर 1 को आप देखेंगे। सेक्शन नंबर 1 को आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 1 का क्लोज 1 नेम एक्सटेंड, क्लोज नंबर 2 आप देखेंगे कि इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन से, क्लोज नंबर 3 आप देखेंगे कि जो है वो डीम्ड किया गया इंट्रा टेरिटोरियल में, क्लोज नंबर 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, क्लोज नंबर 5 जो एक तरह से सेविंग क्लोज दी गई थी, जो वहां पर सेविंग क्लोज में जिसे एग्जेम्पशन दी गई थी, जो स्पेशल लॉज हैं, जो लोकल लॉज हैं वो अपना काम कर सकती हैं। सेक्शन नंबर 1 पूरा हो गया। जो आपने 5 सेक्शन थे वो सेक्शन नंबर 1 में डाल दिए। दूसरी तरफ चलते हैं, सेक्शन नंबर 6 से जो है चैप्टर दूसरा स्टार्ट हुआ और इसका नाम था जनरल एक्सप्लेनेशन। यहां से आप देखते थे जनरल एक्सप्लेनेशन में कि देखिए कुछ डेफिनेशंस दी गई थी, वो सारी डेफिनेशंस वहां पे डिफाइन किए गए। वहां पर आप देखेंगे कि देखिए जेंडर की डेफिनेशन दी गई थी, आप देखेंगे पर्सन की डेफिनेशन दी गई थी, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, वो सारी सेक्शन नंबर 6 लगा के और 52A तक का पूरा पोर्शन डेफिनेशंस का था। वो सब उसमें बताया था कि अगर आईपीसी के अंतर्गत कोई वर्ड आता है और वो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप डेफिनेशन देखिए तो वही मीनिंग लगाया जाएगा। अब यहां पर आप देखिए आइए बीएनएस की तरफ सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 अकेला सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत 39 डेफिनेशंस डाल दी। वो सारी डेफिनेशन जो यहां पर थी वो सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत आपने इंक्लूड कर दी। सेक्शन नंबर 2 क्लोज 1, 2 क्लोज 2, 2 क्लोज 3, 2 क्लोज 4, टोटल मिलाकर 39 जो है डेफिनेशन रखी और एक नई डेफिनेशन जो है चाइल्ड की शामिल कर दी। और चाइल्ड में बता दिया कि देखिए जो भी बिलो द 18 ईयर है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, वो सब बालक है, ये एक नई डेफिनेशन है। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया नालसा वाला सा केस बताया था कि नालसा से जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से ट्रांसजेंडर में कोई प्रॉपर्टी है तो आपकी ही मानी जाएगी, वो भी इसी क्लोज में डाल दी। और तो जो स्टूडेंट्स के लिए, जो एडवोकेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन नंबर 34 और 149 एग्जाम के हिसाब से भी और जो है वकालत के हिसाब से भी कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट पे लगातार जो है वो पोर्शन जो है वो चलता रहा। सेक्शन नंबर 34 को आप देखते हैं तो वहां पर हम जो है वो देख के चलते हैं कि देखिए पहले क्या पोर्शन था कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, मोर देन 1 पर्सन होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, एक्ट इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है
मोमेंट टेंशन के ग्राउंड सेक्शन नंबर 34 के ग्राउंड पूरे हो रहे थे, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं की, बिल्कुल सेक्शन नंबर 3 क्लोज 5 में सेम टू सेम डाल दिया। और सेक्शन नंबर 34 के बाद 35, 36, 37, 38 सब को क्लोज में, सेक्शन नंबर 3 क्लोज 5 के बाद 6, 7, 8, 9 सब को 34, 35, 36, 37, 38 बिल्कुल सेम आ गए, एक चेंज नहीं है, बिल्कुल सिमिलर जो है। आप देखेंगे सेक्शन नंबर 3 को पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 37, 38 को उसी के साथ काउंट करेंगे। अब हो गया चैप्टर नंबर 1 समाप्त। ये था चैप्टर नंबर 8 बीएनएस का। और इधर आईपीसी के आप देखेंगे कि 52 सेक्शन भी हो गया, 34 से लगा के 38 भी हो गया, सेक्शन नंबर 6 को पूरा 52 एंड तक का पूरा पोर्शन आपका समाप्त हो गया। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ रही होगी। और सर से मैंने कहा था टाइम के लिए कि थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा, और अगर ऐसा है कि सर कहते हैं कि नहीं बहुत ज्यादा लंबा समय तो हो जाएगा, लेकिन जैसा भी हो, अगर समय का अभाव होगा तो मैं उसे शॉर्ट कर दूंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, अगर शॉर्ट जो है थोड़ा अभाव होगा तो फिर मैं उसे शॉर्ट कर दूंगा। जब हम देखते हैं बीएनएस के अंतर्गत हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ है। चैप्टर नंबर 2 को हम देखते हैं पनिशमेंट के साथ। अब पनिशमेंट को वहां जब हम देखते थे, आईपीसी जिन लोगों ने पढ़ी उन्होंने देखा कि पनिशमेंट का चैप्टर नंबर था 3 सर्विस, और जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चीज थी वो आपने यहां से समाप्त कर दी। अब ट्रांसपोर्टेशन का पोर्शन है ही, वो तो हालांकि 1949 में हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी नंबर बना हुआ था तो नंबर भी आपका समाप्त हुआ। अब यहां से जो है वो पूरा पोर्शन लिया। वापस लेके आईपीसी की तरफ। आईपीसी में हम देखते थे सेक्शन नंबर 54, 55, 55A। अगर आप डेथ सेंटेंस को कम्यूट करना चाहते हैं तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी सेंटेंस में कम्यूट कर सकती है, और उसमें जो एक्यूज है उसकी कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा जो पोर्शन था सेक्शन 55, वहां पर आपने कहा कि अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट को आप कम्यूट करना चाहते हैं तो नॉट मोर देन 14 ईयर में आप कम्यूट कर सकते हैं, और किसी गवर्नमेंट की एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, किसी एक्यूज की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो पोर्शन हम देखते थे 55A, जिसमें आप कहते हैं कि कम्युनिटी जिसमें आप कहते हैं एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेशन को देखते थे। अब वो सेक्शन केवल 5 है। सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत सारी चीजें, सेक्शन नंबर 5 में आपने कहा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी सेंटेंस को जो सेक्शन नंबर 4 में है, किसी भी एनी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 474 जो है वो क्या कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। ये बात है सर। सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 60 के साथ, जिसमें आपने कहा कि फाइन कैसे भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 7 जो है आपने साफ कर दिया कि वहां पर जो है आपने सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 63 से लगा के 70 तक के सारे सेक्शन इसमें आ गए, और इसकी समाप्त हो गया। जो है 12 में इसमें डाउट दे दिया। कहने का मतलब जो पनिशमेंट का वहां सेक्शन था, सेक्शन नंबर 53 से लगा के, और वो था सेक्शन नंबर जो है 75 तक, और वो सारे के सारे सेक्शन यहाँ पर सेक्शन नंबर 4 से लगा के 12, 13 तक के सेक्शनों में इंक्लूड कर दिया, सबको उसमें शामिल कर दिया। अब एक नया पोर्शन आया, और अब नया पोर्शन आया चैप्टर नंबर पहले होता था 4, जिसे आप जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। अब जो चैप्टर होता है वो चैप्टर नंबर होता है 3, जिसे आप जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। बीएनएस के अंदर जनरल एक्सेप्शन एक ऐसा प्रोविजन है जिसे नॉर्मली आप ये देखते हैं कि साधारण अपराधों के अंतर्गत अगर कोई अभियुक्त आ जाता है तो फिर उसे ऐसे माना जाता है जिसने उसने कोई ऑफेंस ना किया, जिसको बिल्कुल पूरे तरीके से उसने कोई अपराध ना किया हो। हर एक जब भी कोई जो है ऑफेंस करेगा अपराधी, आप कोर्ट में जाएंगे, आप अपना प्लीड रखेंगे, तो प्लीड रखते हुए हर एक जो है एडवोकेट की कोशिश करेंगे कि भाई जो है जनरल एक्सेप्शन का लाभ दिया जाए। यदि मेरा जो है क्लाइंट तो 7 वर्ष से भी कम का है, यदि 7 वर्ष से कम था वो तो अनसाउंड था, यदि वो तो इंटॉक्सिकेशन में था, यदि एक्ट ऑफ नेसेसिटी का लाभ दे दो, यदि अनसाउंड था वो तो, यदि प्राइवेट डिफेंस का लाभ दे दो। ये सारे जो पोर्शन है वो सारे के सारे आप जनरल एक्सेप्शन में आप देखते हैं। सेक्शन नंबर 76 से लगा के 106 तक पूरा पोर्शन वहां पर जनरल एक्सेप्शन का था, बिल्कुल सीक्वेंस में, एक सिंगल सेक्शन में चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम। आपको कंफ्यूजन का बिल्कुल जरा भी चेंज हो नहीं है, डर कि भाई जो है कोई कंफ्यूजन। ये पहला सेक्शन था वहां पर जनरल एक्सेप्शन में। इधर पहला सेक्शन 14 है, सीधा 14 मान लीजिए, वही 14 ये क्या है। एक्ट ऑफ जज को जो बेनिफिट दिया गया था वो वहां 77 में दिया गया था। इधर आ जाइए 14 के बाद 15 आ रहा, 15 में लाभ दिया गया। एक्ट ऑफ जल्लाद जिसे आप कहते हैं, जो एक तरह जज के जो है वो जजमेंट को जो है वो फॉलो करते हुए, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, जल्लाद हो, फांसी की सजा जो है वो फांसी में लटकाता हो, गिरफ्तार करके लेके जाता हो आदेश के अनुसार, तो उससे लाभ जो है वहां पर आपने 77 है ही नहीं। इसका मतलब जिसमें जो है क्षमता हो ही नहीं सकती। नथिंग दैट ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज
नहीं होगा। तो ये जो पोर्शन था वो अब आपने सीधा जो है सेक्शन नंबर जो है वो यहाँ पर 20 के साथ आपका चला गया। जो आप देखते थे कि 7 वर्ष से तो ज्यादा है नहीं, लेकिन है वो 12 ईयर से कम, लेकिन जो है वो मैच्योर नहीं है। वो चीजों को जिस समय वो कार्य कर रहा था, वो एक्ट की जो एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या वो अगेंस्ट द लॉ है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस उन्हें नहीं समझ पा रहा था। तो ये जो पोर्शन आपका पहले था वो आप देखते थे वो यहाँ पर 83 में था, अब आप 21 में डाल दीजिए। जो पहले आप जो है 84 में आप अनसाउंड को कहते थे कि कोई व्यक्ति जो है अनसाउंड है एट द टाइम ऑफ द कमिशन ऑफ ऑफेंस, अपराध के करते समय, अपराध करने के बाद अगर वो पागल हो जाए तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। उसे तो जो है वो जब वो ठीक हो जाएगा तो वो जाएगा, लेकिन अपराध के समय अगर वो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी बिकॉज आई फील प्रिविलेज एंड ऑनर्ड। अभी मैं बात कर रही थी यहीं पे बैठ के, तो बताया मुझे पापा ने कि ये बहुत रिच एसोसिएशन है, बहुत पुरानी भी है, और इंटेलेक्चुअली अगर हम बात करें तो उस हिसाब से भी बहुत रिच एसोसिएशन है। तो आपने मुझे इस बार एसोसिएशन में बुलाया, मुझे मौका दिया कि मैं कुछ आप लोग के साथ डिस्कस कर सकूं लीगली, और मेरा भी सेकंड चांस है कि मैं यहाँ पे सेकंड टाइम आई हूँ। इससे पहले भी एक महिला दिवस पे प्रोग्राम था, मैं उसमें आई थी, बट ऐसा आपने समझा कि महिलाएं महिला के अधिकारों के अलावा भी कुछ और बता सकती हैं, तो उसमें भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लीगली भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं। इसके साथ जैसे कि अभी सर ने बताया, सरफराज सर कह रहे थे कि बीएनएस है ही इतना नहीं। अगर हमें किसी दिन एक्चुअली बीएनएस को पढ़ना हो, किसी भी लॉ को पढ़ना हो, तो इट विल टेक टाइम। तो उसके सेक्शंस इतने ज्यादा हैं कि वो आधे घंटे में या 40 मिनट में काम नहीं हो सकता। उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया और बहुत सारी नई चीजें उसमें ऐड करी। सबसे पहली बात मैं ये बताऊंगी कि राइट्स ऑफ कंज्यूमर होते क्या है। एज इन कंज्यूमर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब भी हम कुछ परचेसिंग करते हैं तो हमें क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहले हमारा एक राइट है, राइट टू नो। राइट टू नो अबाउट व्हाट, कि अगर मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप वो प्रोडक्ट पलटते हैं उसके ऊपर लिखा रहता है उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसकी एक्सपायरी डेट, उसके प्राइस क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एसेंस क्या है, और उसकी कंपनी क्या है, इवन उसका कस्टमर केयर नंबर भी वहाँ पे लिखा रहता है। तो इट इज मैंडेटरी फ्रॉम द साइड ऑफ अ गवर्नमेंट अंडर द लॉ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको कंज्यूमर को वो सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। इनिशियली जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में आया भी नहीं था, तो हम एक प्रिंसिपल पे काम करते थे, वो होता था कैवेट एम्प्टर। कैवेट एम्प्टर क्या होता है? लेट दी बायर अवेयर। जितने भी लेजिस्लेशन हमने देखे तो वहां पे हमने देखा कि हमने जो सारी जिम्मेदारी है वो वीक पर्सनालिटी पे डाल दी है। ये आप भी खरीद रहे हो, ऑल्दो कंज्यूमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। जितनी भी कोई मार्केट चलती है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या नेशनल मार्केट हो, वो हमसे चल रही है, बिकॉज वी आर द कंज्यूमर। हम कोई चीज डिमांड करते हैं, उसी हिसाब से उसका प्रोडक्शन होता है। बट कंज्यूमर की जिम्मेदारी है कि आप मार्केट में अगर कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हो, वो प्रोडक्ट सेफ होना चाहिए। तो हम राइट ऑफ कंज्यूमर के बारे में बात कर रहे थे ना, तो पहला राइट हमारा क्या हुआ? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इट इज अ राइट कि हम ये पूछे, हम 10 बार पूछे इस प्रोडक्ट में क्या है, इसका क्या फायदा होगा, इसका क्या नुकसान होगा, ये सारी चीजें। दूसरा हमारा एक राइट है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी हम देखते हैं कि खाने पीने की चीजें हम जितनी भी खरीदते हैं या उनका हमारी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। जैसे हम देखते हैं कि प्रोडक्ट पे ये भी लिखा हुआ है कि इसमें शुगर कितना है या इसमें बाकी सारी चीजें कितनी है, ये वेज है, ये नॉन वेज है। तो दिस इज राइट टू सेफ्टी। अभी 3-4 साल पहले की बात है कि मैगी सभी बच्चों को बहुत पसंद है, सभी बच्चे खाते हैं। तो जब ये नया लॉ चेंज हुआ तो उसमें ये आया कि मैगी में लेड का जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा है विच इज हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन, वो बच्चों के लिए खतरनाक है। तो उस पर केस हुआ, उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रही थी माधुरी दीक्षित। तो ये जो नया लॉ है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली अभी हमारी टेंडेंसी बन चुकी है ये कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट देखते हैं, कौन सा प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसे हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स जिसको एंडोर्स करते हैं। उसके अलावा कितना भी अच्छा प्रोडक्ट हो जिसके बारे में हमने सुना नहीं या हमने देखा नहीं, या हमारे पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं बेटा ये यूज कर लो, तो हमारे मन में डाउट है ये तो हमने देखा नहीं सुना नहीं, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो जो एंडोर्समेंट है बाय दी हाई प्रोफाइल अथॉरिटीज, उनका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है मार्केट में, या लोगों के दिमाग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सो ये जो नया कंज्यूमर लॉ है इसने किस तरीके से इन चीजों को कंट्रोल किया कि अभी जो सबसे ज्यादा टीवी चैनल्स पे हम देखते हैं वो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहा है।
क्यों? क्योंकि ना ही तो ऐसी कोई क्रीम है, ना ही कोई ऐसा पेस्ट है, ना कोई क्रीम किसी को गोरा बना सकती। पेस्ट जो है कि वो आपकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उनको रिमूव कर सके, वो बिना डेंटिस्ट के नहीं हो सकती। या ऐसे कोई शैम्पू नहीं है जिस तरीके के एड्स जो है वो दिखाए जा रहे हैं। अगर आप लोगों को तो मुझे सुना चाहिए, और सिर्फ सुना ही ना जाए, राइट टू बी रिड्रेसल, मुझे एक एप्रोप्रिएट रेमेडी भी दी जाए। सो ये राइट टू बी हियर एंड राइट टू बी रिड्रेसल, दिस इज आल्सो द राइट ऑफ अ कंज्यूमर। उसके बाद 6 नंबर पे जो हमारा राइट आता है वो है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस, पर उसके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट है कुछ स्टार्टअप करती है, आप टीवी पे देखते होंगे, जागो ग्राहक जागो, गोलमाल देखते ही सामान खरीदे, FSSAI अप्रूव्ड, ऐसी चीजें, ऐसी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम देती रहती है। बट मेरा मानना एक इसमें ये भी है कि जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या ऐसे लेवल पे हम ये बात करते हैं, ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए, वो हमें बताएं। सबसे पहले हमें ये पता चले कि दिस इज द वॉल्यूशन ऑफ राइट। उसी के बाद तो मैं ये कहूंगी ना कि वो ये मेरा राइट है, ये वॉलेट हुआ है या नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मेरा अधिकार। सो ऐसी जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस अबाउट द कंज्यूमर राइट्स भी जो है वो होनी चाहिए। अब ये जो हमारे 6 बेसिक राइट्स हैं, इन्हीं राइट्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, इसके पूरे बारे में बात करते हैं 2019 का एक्ट। अब इस 2019 के एक्ट में ऐसी क्या चीजें ऐड की गई या ऐसी क्या चीजें हम लेके आए कि 1986 का जो लॉ है हमें वो रिपीट करना पड़ा। सबसे पहली बात, एक नई अथॉरिटी बनाई गई जिसका नाम है CCPA। CCPA is Central Consumer Protection Authority, which is other than the forum, district forum जो है, जो एडजुडिकेट करती है मैटर से। इनसे बिल्कुल इकोनॉमिक लॉ है और ये मार्केट को कैसे रन करना है इसके बारे में बात करते हैं। सो अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, CCPA के काम से आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे काउंसिल भी है और कमीशन बनाए गए हैं। कमीशन तीनों लेवल पे बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड कंज्यूमर। अब यहाँ पे क्या चेंजेस किए गए हैं कि जो पहले जुरिस्डिक्शन था, जैसे मैंने कहा कि अभी जिस इरा में हम लोग हैं, जो रैपिडली चेंज हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, उसमें क्या है, वैल्यू हर चीज की बढ़ गई है। जैसे हमें BNS चेंज करना पड़ा, BNS में बड़ी प्रॉब्लम थी कि कहीं पे 50 रुपए फाइन लिखा हुआ था अभी भी, तो उन्होंने कहा कि 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो हमें चेंज करना ही था। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे कि यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ा कि जो पहले जुरिस्डिक्शन था, पिक्युलरी जुरिस्डिक्शन जो था इन फॉरेन्स का, वो बहुत कम था और उसको बढ़ा के कर दिया कि जैसे अभी जो 1 करोड़ तक के जो मैटर्स हैं, सॉरी 10 करोड़ तक के जो मैटर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट फॉरम सुनेगी और 10 to 50 जो है वो स्टेट सुनेगा और उससे अपर जो है वो नेशनल फॉरम के पास इस तरीके के। सो ऐसा नहीं है कि जिस शॉपकीपर, अगर आपको सामने नजर नहीं आ रहा है, जनरली जो बड़े लोग हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव नहीं करते आज भी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इस आदमी से मैं सामान लेके आया हूँ, मेरा सामान खराब निकलेगा, मैं तो इसे जाके पकड़ लूंगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कि आपके राइट्स ऐसे ही रहेंगे ई-कॉमर्स में भी जैसे कि ऑफलाइन शॉपिंग में रहते हैं। तो ई-कॉमर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ई-कॉमर्स बहुत ज्यादा लैकिंग था, क्यों? बढ़ तो रहा था, जैसे IT एक्ट है हमारा, IT एक्ट भी इसीलिए हुआ, या हम एविडेंस लॉ में बात देखते हैं, एविडेंस लॉ में जो चेंजेस हुए हैं वो डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि वो चेंजेस हुए। तो ऐसे ही यहाँ पे ई-कॉमर्स को भी एड्रेस किया गया और ई-कॉमर्स को भी 2019 का जो एक्ट है उसका पार्ट बनाया गया। इसके साथ इसमें मैंने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आपको बताया, इसके साथ 2 और चीजें ऐड की गई। एक सबसे बड़ी चीज ऐड की गई, मेडिएशन का प्रोविजन, कि अगर आप किसी भी फॉरम पे जाते हैं, आपने अपना केस फाइल किया अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर फॉरम में आया तो वो वही जाएगा। पर यहाँ पे अब ये इनिशियली ये कर दिया गया कि अब जब कोई भी मैटर आएगा तो वो खुद से आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि मेडिएशन भी आपके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद एक और नई चीज इंट्रोड्यूस की गई, प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट आते हैं, यहाँ पे सवाल ये राइज होता है कि जो बार बार डिबेट भी हो रही है कि व्हाट अबाउट द लीगल प्रोफेशन, क्या लीगल प्रोफेशन जो हम परस्यू कर रहे हैं, क्या ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आएगा? और क्या ऑल्दो हम जब भी काम कर, एडवोकेट्स जब भी काम करते हैं, दे गिव देयर 100%, बट क्लाइंट को 100% सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराना भी बड़ी बात होती है। एंड दिस इज हैट्स ऑफ यू, मतलब जो मैं मानती हूँ कि गर्मी में ऐसे इंफ्रा में जो सारा दिन काम करते हैं और सबको सेटिस्फाई करना है, जितने भी क्लाइंट्स आप लोग के पास आ रहे हैं। सो दिस इज अ टफ जॉब फॉर मी, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी। क्योंकि जब मैं पहली बार मेरे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आई थी आफ्टर माई LLB, सो मुझे डोमेस्टिक वायलेंस की फाइल मिली थी और उसी दिन मुझे समझ में आ गया दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी।
सो आई डिसाइड कि लेट्स डू समथिंग। तो मैंने पीजी किया, उसके बाद आगे चीज़ें परस्यू की, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है तो बड़े मज़े में काम कर रहे हैं, पर मज़े नहीं है। धूप है, गर्मी है, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट पे जा रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सो क्वेश्चन ये राइज हुआ कि अगर कि क्या जो प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी है, क्या ये भी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इसके परव्यू में आना चाहिए? जो काम आप कर रहे हैं, क्या वो डिफिशिएंसी इन सर्विस के पैरामीटर पे चेक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बेसिकली एक होता है कि जैसे डॉक्टर काम कर रहे हैं, डॉक्टर जब ऑपरेट कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल सर्विस दे रहा है, उसने ऑपरेट किया है। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक क्लाइंट जो है वो बहुत दूर से आया, दुराला से आया, कहीं और से आया। जो जुडिशरी है, ये मैटर भी नेशनल कंज्यूमर फोरम तक भी गया, सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, और वहां पे ये सवाल उठा कि भाई इस प्रोफेशन के बारे में क्या कहना है। सो सबसे पहला केस 2007 में आया था। 2007 में जो केस आया, उसका मैं आपको नाम बता देती हूँ। 2007 का जो केस था उसका नाम था डी.के. गांधी PS वर्सेस M. मथीशा। 2007 का केस था, और इसमें नेशनल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने ये चीज एड्रेस कर दी कि जो प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी है, अगर वो वर्क करते हैं एंड इफ देयर इज एनी डिफिशिएंसी इन सर्विस रेंडर्ड बाय द लॉयर्स, अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वुड बी मेंटेनेबल। 2007 में उन्होंने उसको मेंटेनेबल कर दिया, बट बात यहीं पे खत्म नहीं होती। वी हैव मेनी जजमेंट्स आफ्टर दिस। 2009 में एक और केस आया, बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस डी.के. गांधी। उस केस में क्या किया, फिर से यही इशू अराइज हुआ कि भाई क्या है या ये नहीं है, तो 2009 में मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मना कर दी कि भाई जो प्रोफेशन ऑफ एडवोकेसी है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आ सकता, कहीं से कहीं फॉल नहीं करता। अगर आप डेफिनेशन ऑफ सर्विस को देखोगे वो उसके इंग्रेडिएंट्स पे पूरा नहीं है। बट लेटेस्टली अगर हम 2009 की भी जजमेंट को छोड़ दें, मैं डिस्कस करना चाहूंगी 2024 का जजमेंट, बार ऑफ इंडियन लॉयर्स वर्सेस अगेन डी.के. गांधी का जो केस आया, जिसमें डिवीजन बेंच थी जस्टिस डेला एम त्रिवेदी एंड जस्टिस पंकज मित्तल जी ने जजमेंट दिया, और उन्होंने ये बात बताई कि जब हमने लीगल प्रोफेशन के बारे में बात की, उन्होंने कहा कि दिस प्रोफेशन इज सुई जेनरस। सुई जेनरस मीन्स दिस इज डिफरेंट इन हर ओन काइंड, मतलब ये अपने आप में डिफरेंट है। आप इसको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर मेडिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आ गया तो लीगल को भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बात की कि वहाँ पे सिंगल डॉक्टर जो है वो ऑपरेट कर रहा है, उसके पास 3 घंटे हैं, वो उसकी परफॉर्मेंस है, और यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया कि हम ये काम करना चाह रहे हैं पर कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो सारी चीजें, अब आप ये सोचो कि ये काम एक ही दिन में फिक्स हो जाए, ऑपरेशन तो घंटों में हो जाएगा, पर यहाँ जो काम है वो एक ही दिन में फिक्स हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो लीगल प्रोफेशन को उन्होंने कहा कि दिस इज सुई जेनरस एंड कैन नॉट कंपेयर विद द मेडिकल प्रोफेशन। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब आप इसको मतलब दिस इज नॉट ओनली द जजमेंट, ये किसी का व्यू नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर आप इस चीज को समझना भी चाहते हो तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का डेफिनेशन पढ़ो सर्विसेज का। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे जब आप सर्विसेज का डेफिनेशन पढ़ते हो तो वो कहता है कि एनी पर्सन हु हायर और अवेल ऑफ एनी एडवोकेट इज अ सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ पर्सनल सर्विस, इट इज फॉल अंडर द एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ द डेफिनेशन। जैसे वहाँ पे हमने बात की कि बाकी सारी चीजें तो हमें नजर आती है कि मैंने सर्विसेज अवेल की, हायर की, पेमेंट किया, बाकी सारी चीजें हैं, पर वो जो डेफिनेशन है वो अपने आप में एक एक्सेप्शन कोट करती है कि अगर कि यहाँ पे हम ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर्स, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। हम यहाँ पे ये नहीं कि हमने ये 4 चीजें बनाई, लेनी है ले लो या नहीं ले लो। तो उन्होंने कहा कि सेम विद द मेडिकल, इफ यू आर गिविंग अ प्रेशर टू अ वन पर्सन कि अगर खराब हुआ ना तो ऐसा कर दिया जाएगा, ऑलरेडी आप उसको प्रेशर में डाल दोगे, तो इट विल प्रोटेक्शन एक्ट बनाना पड़ा। सेम एक और एक्ट की अगर मैं बात लास्ट एग्जाम्पल देके खत्म करूंगी, जैसे कहीं पे हम ये कहते हैं, सभी कहते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, बुजुर्गों की सेवा करो। So this is inherent value ना of Indian families. This is the inherent value of our Indian families जो हमें शुरू से सिखाई जाती थी या हम अपनी families में देखते थे। But same time जैसे मैंने कहा कि growth बहुत तेजी से हो रही है। हम assume अभी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग memes भी पढ़ते हैं कि भाई हम ऐसी जनरेशन है, हमने ये भी देख लिया, नोटबंदी भी देख ली। We never know अभी हमें और क्या देखना। तो अभी हमने ये एक और चीज क्या देखी कि जो एक वैल्यू थी जिसके लिए आदमी खत्म हो जाता था, उसके लिए भी एक्ट बनाना पड़ा, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007।
सो कैन यू बिलीव इन दिस इंडियन सोसाइटी जहाँ पे हम वैल्यूज की बात करते थे, एवरी डे वैल्यूज आर डिग्रेडिंग, और हमें सिर्फ ये है कि इस विषय पे भी कानून बना दो, इस पे भी कानून बना दो, ये भी कानून से गवर्न हो जाएगा, बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव सम रिलेशंस जहाँ पे और सम वैल्यूज जो कि लॉ से गवर्न नहीं हो सकती। यू हैव टू थिंक पॉजिटिवली फॉर दोज थिंग्स। आपको जो एक IQ है, एवरीथिंग इज नॉट मनी, कि आप हर चीज को मनी के पैरामीटर पे रखोगे, कि पेरेंट्स को भी नहीं देख रहे हो, और एक्ट बनने से भी क्या हुआ, एक्ट बनने से भी क्या हुआ, सक्सेसफुल नहीं है, नहीं कर रहे, पेरेंट्स कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि फिर भी उन्हें बच्चों से प्यार है। सो जो नंबर ऑफ रजिस्टर्ड केसेस हैं, अगर हम उस एक्ट को देखेंगे, वो भी इतना सक्सेसफुल रेट नहीं है। सो हमें सेम इसके साथ कंक्लूड करती हूँ कि वी थिंक अबाउट द वैल्यूज। हर चीज जो है लॉ से गवर्न नहीं होगी, हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वैल्यू टू नॉर्म है, उसको एंड करना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हमें जानकारी जो हमारे उपभोक्ता संबंधी कानून के विषय में अभी आपको मिली। सरफराज भाई को आपने BNS पर सुना। अब चूंकि न्यायालयों में BNSS की बहुत आवश्यकता पड़ती है, उसके एक रेलिवेंट प्रोविजन के संबंध में माननीय जिला जज महोदय आप लोगों को अवगत कराएंगे, तो मुझे माननीय अपर जिला जज श्री चंद्रशेखर मिश्रा जी से आग्रह कि वो आए और हम लोगों को BNSS के संबंध में अवगत। धन्यवाद महामंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष संजय शर्मा जी, पंचा सिंह राणा जी। और एक नई चीज जो ऐड की गई है कि वो आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कोई सूचना अगर देते हो तो वो भी लिखित की जाएगी। बस राइटर एक रहा होगा कि 3 दिन के अंदर उसको आके साइन करना होगा आके, जो भी है कि आप तत्काल आपने एक सूचना दे दी कि कोई घटना हुई मेरे साथ है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपने, अब उसको फिर जो है आप आइए और रिटर्न में बकायदा जो आपने सूचना जैसे हमें व्हाट्सएप कर दिया, वो व्हाट्सएप की जो कॉपी आप निकालेंगे और उसको फिर आपको साइन करना होगा आपके 3 दिन के अंदर। तो इसी तरह से आगे असंख्य मामलों के बारे में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था लगभग वैसा ही है। जो 155 प्रक्रिया बताती थी वही लगभग बता रही है। एक मजिस्ट्रेट द्वारा बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के कोई विवेचना नहीं हो सकती है, वही इसमें भी प्रक्रिया है, लगभग एक जैसी ही है। आगे बढ़ते हैं जब, तो वो जो मामला था 156(3) जो सबसे ज्यादा यहाँ चर्चित हुआ करता था, तो उसमें क्या था कि जब पहले जो प्रावधान जितना भी बना था उसमें कहीं भी शपथ पत्र के बारे में मतलब स्थिति स्पष्ट नहीं थी। माननीय उच्च न्यायालय के तमाम निर्देश आए और वो सब चीजें हुई, तो इसमें स्पष्ट तौर पर उसका उल्लेख भी किया गया है और बाकी जो और प्रक्रिया है वो बाकी एडिटिक है, यहाँ पे चेंज बहुत ज्यादा ऐसा नहीं हुआ है कि जैसी पहले प्रक्रियाएं चल रही थी वैसे ही अब भी इसमें है। जो ड्रेस्टिक चेंज हुआ है वो हमारा परिवार के मामले में, जहाँ पे कहा गया है कि जो प्रपोज्ड एक्यूज है उसको भी सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। अभी इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि बहुत से माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न मत आए हैं, लेकिन क्योंकि अगर वो उपस्थित आ जाएगा तो उसको सुनवाई का किस स्तर तक अधिकार होगा, क्योंकि इस स्तर पर तय नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो आएगा तो बोलेगा भी जरूर, और बोलेगा तो किस हद तक बोलने दिया जाएगा। क्या जो 200 में बयान जैसे हम लोग दर्ज करते थे, 202 में बयान दर्ज करते थे, तो भाई हम तो जो परिवादी का एडवोकेट होता था उसको भी नहीं बोलने देते थे, अगर बोलने की कोशिश करते थे खाना खा देते थे, आप कितना बोली जितना बोलना हो, मतलब एक चीज की तरह ही हो रही चीज है ना। और उससे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका अगर उसी स्तर पे दे देंगे तो ये अभी आगे स्थितियां स्पष्ट होंगी। ये तो अभी प्रारंभिक दौर है, क्योंकि प्रक्रिया एक दिन में स्थापित नहीं होती है, एक एक्ट के संहिता के माध्यम से बदली गई है। जो भी चेंजेस जो एडिशन किए गए हैं अब उनपे तमाम अर्थान्वयन होंगे कि किस स्तर तक क्या चीज। एक सिंपल ये कि इसको सुनवाई का 9 का रिमांड होता था और एक 309 का रिमांड होता था, तो 167 का रिमांड मतलब सामान्य तौर पे तो यही है कि 167 का रिमांड जब तक विवेचना चल रही होती थी, तो उसको जो संबंधित प्रावधान जो रखा गया है इसमें BNSS में 209 का 100 की एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए कि उसके अधिकारों को संरक्षित किया जा सके। तो बाकी तो बहुत तगड़े मतलब है, बाकी अगर इस पर तो चर्चा की जाए तो पूरा दिन भर भी बोला जा सकता है, लेकिन मुख्य प्रावधान मतलब दंड प्रक्रिया संहिता में जहां पर एक प्रावधान जो किए गए हैं, जितने भी माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादन जो भी किए गए थे, विभिन्न समय पर दिशा निर्देश दिए गए थे, वो सब लगभग
अब इनकॉर्पोरेट किए गए हैं और यही प्रयास किया गया है। तो बीएनएस में सीआरपीसी पढ़े हुए हैं तो अभी पूरा माइंड में, लेकिन फौरी तौर पे पढ़ते जो समझ में आया है कि अगर आप कंपैरेटिव टेबल एक बना के रख लेते हैं तो बस सीआरपीसी में केवल इतना आपको देखना होगा कि क्या पढ़ाया गया, और आईपीसी में, इसमें बीएनएस में आपको ये देखना होगा कि क्या घटाया गया और कहाँ अरेंज किया गया। बस इतना ही है केवल। ऐड किए गए कुछ नए आपने जैसे वही संगठित अपराध वाला जो बता रहे थे, क्योंकि है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंगस्टर में हम लोग डील करते थे, लेकिन उस तरह से नहीं डील कर पाते थे। तो यहाँ एक नया बनाया गया, हालांकि वो धीरे धीरे की जब तक उस सब एजेंसी उसमें समझेगी नहीं, क्योंकि गैंगस्टर में एक साइकिल पे अगर 5 लीटर शराब लेके जा रहा है वो गैंगस्टर हो सकता है, एक बोरी गेहूं चुरा के चोरी करने वाला गैंगस्टर हो सकता है। तो समझ लीजिए आपकी गैंगस्टर की परिभाषा उन्होंने बदल के रख दी। मतलब आप दिख रहे हो बाजार में कि आजीविका चलाने के लिए जो है वो शराब बेचता है तो गैंगस्टर हो गया। तो ये तो एजेंसी है कि जिसको समझना है भाई, एक अर्थान्वयन जिसको है लॉ का पालन करना है, या जो भी चीजें हैं वो चीजें नहीं होंगी तो कोई भी किसी भी इनेक्टमेंट का उद्देश्य विफल हो जाएगा, क्योंकि असली व्यक्ति जब तक नहीं आएगा, उस जो वाकई बात वो उस परिणु में है, जब तक वो व्यक्ति नहीं आएंगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होगा। बस बाकी तो आगे धीरे धीरे बातें होती रहेंगी। धन्यवाद। सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छी जानकारी आप लोगों को दी, और हमारा आगे भी ये प्रयास रहेगा कि हम इस तरह की आप लोगों के लिए कार्यशालाएं आगे भी आयोजित करते रहें। अब मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता और आज के कार्यक्रम के लिए आपको 2 शब्द कहकर संबोधित। ऐसा है कि अध्यक्ष को तो इस वक्त धन्यवाद ही देना है। माननीय मुख्य अतिथि मिश्रा जी, डॉक्टर सरफराज जी और हमारे परिवार का सदस्य अपेक्षा वर्मा जी, दूसरा संचालन कर रहे महामंत्री महोदय, हमारा जब हम चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे मन में ये था कि हम अपने अधिवक्ताओं के लिए, छात्रों के लिए यहाँ कार्यशाला का आयोजन करें। मुझे उम्मीद है कि आज की इस कार्यशाला से बहुत सारी चीज़ें हमारे अधिवक्ताओं को सीखने को मिली होंगी, और हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में अधिवक्ता भी और छात्र भी हमारी आगामी कार्यशाला में शामिल हो सकें। आज उनकी उपस्थिति इतनी नहीं थी जितनी हमें उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता होगी, और जब इस कार्यशाला की प्रशंसा जाएगी तो यकीनी तौर पर ज़्यादा जो है इच्छुक अधिवक्ता बनाएंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर सरफराज जी का, जिन्होंने बीएनएस के ऊपर एक कंप्लीट आईपीसी और बीएनएस का जो कंपैरिजन है वो बहुत कम समय में हमें समझाने की कोशिश करी और सफलतापूर्वक समझाया। मैं धन्यवाद करता हूँ अपेक्षा वर्मा जी का, जिन्होंने कंज्यूमर कोर्ट के ऊपर पुराने और नए एक्ट की आवश्यकता पर क्यों जरूरत थी, इसलिए बना, उन पर बहुत कम शब्दों में और बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने ये भी समझाया कि किस तरीके से जो एडवोकेसी है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत नहीं आती, और बहुत सही व्याख्यान आपने दिया, विद केस लॉ दिया। मैं समझता हूँ कि हमारी जो यहाँ मौजूद व्यक्ति हैं, चाहे वो नए अधिवक्ता हो या हम जैसे कि हो, उन्हें बहुत इससे सीख मिली, और हमें ये पता चला कि किस तरीके से हमारे कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हैं, और हम अपने राइट्स को कैसे जो है वो मांग सकते हैं। सब
सबसे अंत में मैं आभारी हूँ हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय साहब का, जो आज एक मीटिंग के होते हुए भी लंबा समय उन्होंने हमें दिया और प्रैक्टिकल चीज़ें बताई कि रिमांड कब दी जा सकती है, कब नहीं दी जा सकती, 156 के प्रोसीजर में पहले क्या कमी थी, अब क्या कमी है, और सतत प्रक्रिया है, चूंकि नया लॉ आया है, आगे किस तरीके से एस्टेब्लिश होगा, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रतिपादित सिद्धांतों के अधीन जाकर नया लॉ डेवलप होगा। हालांकि मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने नए लॉ को लाने के बजाय, पूरा बदलने के बजाय, जो संशोधन के जरिए हमेशा से किया जाता था वो अगर करती वो ज़्यादा बेहतर होता, पर चूंकि शायद हमारी जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो सब कुछ बदलना चाहती है, तो उसी तरीके से पूरा का पूरा लॉ उन्होंने बदल दिया और हमारे लिए नई परेशानी इस आप विवरण बना के रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है।